स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब हम 200 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं और बिल आता है 246 रुपीज, ये 46 रुपीज है क्या आखिर? ये है एक इनविजिबल टैक्स, जिस टैक्स का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स हमें दिखता तो नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हम पे नहीं लगता है, ये इनडायरेक्टली लगता है। इसलिए इस इनडायरेक्ट टैक्स को हम एक इनविजिबल टैक्स की तरह जानते हैं, जो हमारे हर डिश में जो हम ऑर्डर कर रहे हैं खाने में घुला हुआ है, हर ईएमआई जो हम पे कर रहे हैं उसमें मिला हुआ है, और जो कारोबारी लोग हैं उन लोग को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काफी सारे चक्कर भी लगवा रहा है। तो जीएसटी जब लॉन्च हुआ था 2017 में, तो हमने रोल आउट किया था बहुत बड़े विजन के साथ, वन नेशन वन टैक्स, एक देश का एक ही टैक्स होगा, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो आज हम डिकोड करेंगे कि आज 8 साल के बाद ऐसी क्या समस्याएं आ गई जिसकी वजह से सब लोग कह रहे हैं कि इस टैक्स में रिफॉर्म की जरूरत है। इस टैक्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इस टैक्स को इतना ज्यादा मिसमैनेज कर दिया गया है कि इसको हम सिंप्लीफाइड करने की बजाय हम कॉम्प्लिकेटेड कर जा चुके हैं। और इस कॉम्प्लिकेशन को हम किस तरीके से दूर करेंगे, इसलिए हमें जरूरत है कि हम इसे जीएसटी 2.0 ले आए, हम इसको रीइन्वेंट करें, रीबिल्ड करें। आप देखेंगे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में टैक्स रिफॉर्म्स इन द जीएसटी, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, जीएसटी एंड इट्स रिफॉर्म। सो डिफरेंट एरियाज जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एक्साइज हो, वैट हो, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्स, इन सबको हमने एक साथ मिला करके कितना अच्छा किया, वन नेशन वन टैक्स बनाया। विजन बहुत सॉलिड था, बट इंप्लीमेंटेशन एक पैच वर्क से भरा हुआ था। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए शायद हम तैयार नहीं थे। हमको 10 साल लगा इस बिल को पास करने में और ले आने में, इंप्लीमेंट करने में। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन 8 साल के बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रह गई और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल मॉडल्स। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का नाम सबने सुना होगा। हेनरी फोर्ड जो एक फोर्ड कार की बहुत बड़ी कंपनी बनी। हेनरी फोर्ड एक पर्टिकुलर मॉडल पे एनालाइज कर रहे थे, मॉडल का नाम था मॉडल टी। उन्होंने क्या कहा कि मॉडल को अगर अच्छा बनाना है, इस कार के मॉडल को बहुत अच्छा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें यहां पे जहां भी नॉइजेस आ रही हैं उस नॉइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। कार के डिजाइन को कुछ इस तरीके से बनाओ, उस कार को रिपेरेबल बनाओ, जितना भी रिपेयर की जा सकती है, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे और ज्यादा मैकेनिक्स मिल पाएंगे, तो हमारी कार की सेल बढ़ जाएगी। और उन्होंने कहा एक ही कलर में, ब्लैक कलर में बनेगी हमारी फोर्ड कार। तो इनिशियल डेज में उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया कि कार की सेल्स बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आज की डेट में अगर आप एक कार को देखते हो, एक कार के मॉडल को देखते हो, तो आपको पता है गियर बॉक्सेस डिफरेंट हैं, उसका म्यूजिक सिस्टम डिफरेंट है, उसके मिरर्स का सिस्टम डिफरेंट है, कैमरा 360 डिग्री आ गया है, कॉम्प्लेक्स होती चली गई हैं चीजें और कॉस्टली भी होती चली गई है। कुछ वैसा ही हाल हमारे जीएसटी का भी है। जीएसटी बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लोग बहुत परेशान हैं। एक व्यापारी, एक एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसकी आमदनी कम है, उसका रेवेन्यू कम है, उसका टर्नओवर कम है, लेकिन उसको एक महीने में 3 बार जीएसटी फाइल करनी पड़ रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या है? सो एग्जेम्पशंस किस तरीके से मिलेंगे? आप जब खरीदते हो, जीएसटी पे कर रहे होते हो, तो आपको पता नहीं है कि आपको इसका रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा कि नहीं आएगा। स्लैब्स, हमारे पास 5 स्लैब है, अलग अलग स्लैब है। हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, लेकिन ये तो हो गया वन टैक्स 5 स्लैब्स, इतने सारे डिफरेंट स्लैब्स। और उस स्लैब में भी हम देखेंगे कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज 5% में है, कोई चीज 15% में, कोई चीज 18% में, 28% तक हम जीएसटी लगा रहे, लॉजिक के बिना, बिना किसी सिंपल कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन के। क्लॉजेस, मिसमैचेस, नोटिसेस। तो लोगों को जब लीगल नोटिस आता है, आप समझिए इंडिया में अभी हमारा स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, हमारे छोटे छोटे उद्योग अब बड़े होने की कगार पर हैं, प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग मिडिल कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी है, और उनको जब सरकारी नोटिस जाता है कि आपने टैक्स फाइल सही से नहीं किया है, तो वो क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं और उनको बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस बर्डन क्रिएट कर रहा है उन लोगों के ऊपर। जीएसटी, ओरिजिन ऑफ जीएसटी, और मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन बहुत लिमिटेड सक्सेस मिली उसको। जीएसटी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, चाहे वो वैट हो,
ठीक है, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, एक्साइज टैक्स हो, सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स बनाएंगे, उसको हम कहेंगे जीएसटी। इससे क्या फायदा होगा? एक टैक्स बनाने से क्या फायदा होगा कि कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया, तो टैक्स ऑन टैक्स, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही थी। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो दो बार आपके ऊपर टैक्स ना लग जाए तो एलिमिनेट होगा। यूजर भी खुश हुआ, हमारे देश के नागरिक बहुत खुश हुए कि चलो भाई अच्छी बात है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। फिर हमने कहा कि एक यूनिफाइड इंटरफेस बनेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल इंडिया था, डिजिटल इंडिया का सपोर्ट था, तो हमने जीएसटी नेटवर्क बिल्ड किया। उस नेटवर्क के थ्रू हमने कहा कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम रहेगा, एक जगह सबको पता है ऑनलाइन किस तरीके से टैक्स फाइल करना है। वेरी गुड, हमने कहा यह भी बहुत अच्छी बात है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया हमने। देन हमने कहा कि क्या होगा कि जब एक जगह से सारी चीजें, सारे बिजनेसेस रेगुलेट हो रहे होंगे, तो सरकार का जो नुकसान होता है इनडायरेक्ट टैक्स को ना ले पाने में, तो हमारा टैक्स इवेजन या टैक्स इरोजन भी कम होगा। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, सरकार उस पैसे को वेलफेयर स्कीम्स में, डेवलपमेंट स्कीम्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज कर सकती है। लेकिन हमने क्या देखा कि लोग जब उस नेटवर्क में, जीएसटी नेटवर्क में जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, मिसमैचेस आ रहे हैं, आधे टाइम सर्वर डाउन रह रहा है। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? अब टाइम आ चुका है कि हम दोबारा रीथिंक करें और रीस्टार्ट करें जीएसटी 2.0। टैक्स पेयर बेस बढ़ गया हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस की वजह से, डेफिनेटली जीएसटी की अपनी अचीवमेंट है। ओवर 2 लाख करोड़ मंथली कलेक्शन आ रही है 2025 में मई में, तो बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट है, आई वुड से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। लेकिन जितनी हमारी पोटेंशियल है, जितनी हमारी रेंज है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे इनडायरेक्ट और इनविजिबल टैक्स कलेक्शन में। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या इश्यूज हैं जीएसटी के, क्यों बदलने की जरूरत है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो कि बहुत आसानी से कह देती हैं कि पॉपकॉर्न, नॉर्मल पॉपकॉर्न पे इतना टैक्स लगेगा और कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न क्योंकि उसमें शुगर है तो टैक्स ज्यादा लगेगा। लेकिन एक कॉमन पर्सन जो उस टैक्स को पे कर रहा है, वो इसको समझ कितना पाएगा, ये भी तो जानना जरूरी है। अवेयरनेस अबाउट जीएसटी क्या लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इस टेक्निकल लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसका रेवेन्यू 1 करोड़ से कम का है, वो कैसे 30 से 40 लाख रुपए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे सकता है? ये जो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना सबसे पहले जरूरी है। जो टैक्स का स्लैब है, पहले तो 5 स्लैब है, 0%, 5%, कुछ गुड्स एलिमिनेटेड हैं, 12%, 18%, 28%। आप मुझे बताओ एक चीज, शैम्पू पे टैक्स लग रहा है 18% और सोप पे लग रहा है, टॉयलेट सोप पे 5%। दोनों का पर्पस एक ही है, काम एक ही है, एक ही तरीके की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है। लॉजिक क्या है इन दोनों टैक्स को अलग रखने का? 18% शैम्पू एंड 5% सोप। टैक्स का सुडोकू चल रहा है यहां पे। किसी चीज को हम एक कैटेगरी तो बना सकते कि इस कैटेगरी को यहां पे रखेंगे। यहां तक कि मैं बताऊं, सैनिटरी नैपकिंस पे जीएसटी लगाया था सरकार ने, बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद सैनिटरी नैपकिंस को जीएसटी से हटाया गया। लेकिन आज भी सैनिटरी नैपकिंस के मैन्युफैक्चर के लिए जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जीएसटी लग रही है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो स्लैब्स हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मिल्क जीएसटी फ्री है, लेकिन मिल्क बेस्ड पनीर, उस पे जीएसटी लग रहा है। समोसा फ्री है, बट समोसा जैसे ही रेस्टोरेंट में जाएगा उस पे जीएसटी लग जाएगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा, जीएसटी के स्लैब्स इतना ज्यादा वेरी करेंगे अगर छोटी छोटी माइनर चीजों पे, उनके प्रोडक्ट्स पे, तो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कंज्यूमर को कि किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। मल्टी स्लैब एक तरीके का मेज है, जहां पे समझ में नहीं आ रहा कि कहां मूवमेंट होगी हमारी, किस तरीके से हम इसको क्लियर करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे इंडिया में सरकार लघु उद्योग को बहुत प्रमोट कर रही है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, चाहे वो सिडबी से आए, लेकिन जीएसटी से वो परेशान है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक अग्रवाल गारमेंट्स का स्टोर लुधियाना में, और उन्होंने ये बात पब्लिकली कही। उन्होंने समझाया कि हम 1 महीने में 3 बार टैक्स फाइल करते हैं, 3 बार 1 महीने में, और हमारी कंपनी 4 अलग अलग स्टेट में काम कर रही है। हमारा टैक्स बर्डन कितना बढ़ गया। आधे टाइम तो हमें इस बात की टेंशन रहती है कि हमारा जीएसटी सही से फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और टैक्स रिटर्न्स एनुअली 148 टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ रहे हैं। सो मंथली रिटर्न्स, ई वे बिल्स, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट हमारा अब वो बढ़ के सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का
1 लाख 2 लाख पहुंचते जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस का बर्डन बढ़ रहा है। तो टैक्स कॉम्प्लायंस एक छोटे एमएसएमई को करने के लिए हम कुछ इनोवेटिव स्टेप्स ले सकते थे। यह है हमारा पहला रिफॉर्म, जहां पे हम इस पेन पॉइंट को कम करेंगे। ठीक है, जब एक बायर कोई भी सामान आप खरीदते हो अपनी कंपनी के लिए, तो आप जीएसटी पे करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जीएसटी मेरा वापस आने वाला है। ठीक है, इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन क्योंकि कैश फ्लो, आपने जिसको टैक्स पे किया जीएसटी, अगर उसने अपना नहीं फाइल किया आईटीआर, तो आपको वो भी नहीं आएगा। एक कैस्केडिंग इंपैक्ट है कि जब आप पे कर रहे हो टैक्स, तो दूसरा भी पे करेगा टैक्स, तभी आपका टैक्स वापस आ पाएगा। आई नो दिस इज कॉम्प्लेक्स, इसीलिए जीएसटी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कैश फ्लो पूरा डिसरप्ट हो जाता है एक कंपनी का जब उसका पैसा कहीं ब्लॉक हो जाता है। मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड और रन अराउंड, उसके पीछे भागना पड़ेगा या फिर वो मिलेगा। आप एक कंपनी है टेक फैब प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की, वो कंपनी विदेश में प्रोडक्ट बना रही है, यहां से भेज रही है, फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट, और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 15 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आने में 6 महीने लगते हैं। उनका कैपिटल ब्लॉक हो गया, वो पैसा ब्लॉक हो गया, वो अपनी कंपनी में लगा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, उनका प्रॉफिट कम हो गया। ये सिर्फ क्यों हो रहा है? जीएसटी की वजह से, कि वो पैसा वापस आने में 6 महीने लग गए। क्यों नहीं हम एक यूपीआई की तरह स्ट्रीमलाइन कर सकते कि विद इन 15 डेज, जैसे अगर आपका पैसा बाउंस हो जाता है यूपीआई पेमेंट के थ्रू, फेल हो जाती है ट्रांजैक्शन, विद इन 15 डेज आपका पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटेड पाइपलाइन के थ्रू आता है। तो यहां पे भी क्रिएट किया जा सकता है, हम यूज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं अपने डिजिटल इंडिया के मिशन को। पैची लीगल स्ट्रक्चर, जो रिट पिटिशंस आ रही हैं, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। हमने बना तो दिया कि अपील करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है, बट वो फंक्शनल नहीं है। तो कंप्लेंट सुनने वाला कौन है? तो बहुत डिले होता जा रहा है, कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, और नेटवर्क भी सही से काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। तो इन सारे मुद्दों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा जीएसटी 2.0 में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप जरूर आंसर करें इसका, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा, आई विल डेफिनेटली लाइक दैट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज आर करेक्ट? तो इनमें से आपको चूज करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में भी आता है। यू कैन पॉज द वीडियो हियर। जीएसटी के कुछ और पेन पॉइंट्स, एक तो हमने ये देखा कि टू मेनी स्लैब्स, अलग अलग स्लैब है, 5 स्लैब किसी और देश में नहीं है। हमें इन स्लैब्स को कम करने की जरूरत है। बहुत नेसेशिएटेड तरीके से हम रख सकते हैं अपने बेसिक एसेंशियल गुड्स के स्लैब को, स्टैंडर्ड गुड्स के स्लैब को, और लग्जरी गुड्स के स्लैब को। 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। टेक है, जीएसटीएन है, बट टेक हमारा टेक फ्रेंडली नहीं है। जीएसटी नेटवर्क हमने बना लिया, लेकिन उसका पोर्टल जो है डाउन है हमारे पास। फाइलिंग एरर्स, आप टैक्स फाइल करोगे वहां पे एरर शो करेगा, 404 एरर। सो आप कब फाइल करोगे? यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। बिजनेस पे ध्यान दे या फाइलिंग पे ध्यान दे। मिसमैचेस आते हैं, नंबर मिसमैच हो रहा है, क्योंकि हमने जो टैक्स फाइल किया है, हमने जिसको पे किया है टैक्स, उसने शायद नहीं फाइल किया है अभी। तो आपको वेट एंड वॉच। आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए, और अल्टीमेटली एक बिजनेस ओनर को हायर करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिफंड डिलेज, मैंने आपको जैसे बताया, टेक फैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उनको बहुत डिले हो रहा है। एक कॉमन मैन के लिए, एक नॉर्मल डे टू डे सिटीजन के लिए आज की डेट में अगर आप पूछोगे जीएसटी, तो हम डिफाइन नहीं कर पाते कि जीएसटी का परसेंटेज इस पर्टिकुलर गुड पे कितना है, उस पर्टिकुलर गुड पे कितना है। कई चीजें एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, कई चीजें आज भी स्टेट के पास पावर है, जैसे अल्कोहल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। लाइक फ्यूल, हमारा एयर टर्बाइन फ्यूल एग्जेम्प्टेड है, कई सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है। तो सरकार को जब तक इसको सिंप्लीफाई करके कॉमन मैन ना समझ पाए एक रीजनल लोकल लैंग्वेज में, और हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इसकी टैक्स फाइलिंग इजीली ना कर पाए, तब तक जीएसटी की सक्सेस आधी अधूरी है, और ये पैच वर्क है। जरा हम देखते हैं ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है। आप इस ग्राफ को देखें, ये डिफरेंट कंट्री के हाईएस्ट टैक्स स्लैब है कि कितना मैक्सिमम इनडायरेक्ट और इनविजिबल टैक्स कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम से पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया,
ये हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो जो कमा रहा है वो दे रहा है। जीएसटी जैसे इनविजिबल इनडायरेक्ट टैक्स की मार अमीर और गरीब सेम, दोनों को सेम पड़ती है। तो एक गरीब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है और वो एज हाई एज 28% जीएसटी जब पे करता है, तो गरीब और गरीब हो जाएगा, इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। और ये मुझे नहीं, सरकार को पता है। सो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत है। अगर आप ग्लोबल कंपैरिजन देखेंगे, इंडिया, फ्रांस, यूके, यूक्रेन, सारी कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा तक का, तो इंडिया 28% तक इनडायरेक्ट टैक्स लगा के रखा हुआ है। सो हमें इसको कम करने की जरूरत है। आप देखो सिंगापुर में बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, फ्लैट रेट है 9%। हम ज्यादा भी नहीं कह रहे हैं, कम भी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्लैब्स भी नहीं बनाए, फ्लैट रेट 9%, लो कॉम्प्लायंस कॉस्ट। इससे क्या है, इजी है टैक्स फाइलिंग। न्यूजीलैंड में 15%, नो एग्जेम्पशंस, नो ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, हमने टैक्स स्लैब ही कम कर दिया आपके लिए। अब फायदा क्या इस बात का कि हम 28% टैक्स लगाएंगे, फिर बाद में आपको एग्जेम्पशन देंगे। सो आप समझ के देखो कि एक बिजनेस ओनर के लिए पहले टैक्स फाइल करने की इशू, फिर एग्जेम्पशन को क्लेम करने का इशू, और वो कब आएगा उसका इशू। कनाडा में डुअल सिस्टम है, फेडरल, सेंटर एंड स्टेट दोनों लगाते हैं, और यूके में 20% फ्लैट वैट है, सिंपल स्लैब्स हैं, एआई इनेबल्ड इन्फोर्समेंट है। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ गई है, और इंडिया बहुत अच्छा एक्सेल भी कर रहा है उसमें। सो इंडिया अपने टैलेंट पूल और जो डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल इस समय इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहली इंप्रूवमेंट जो की जा सकती है इस समय जीएसटी 2.0 में, कि हम 5 स्लैब से कम करके उसको 3 स्लैब में ले आ दें। सबसे पहले हम एक स्लैब रखें 5% का, जहां पे हम एसेंशियल गुड्स, इंपॉर्टेंट गुड्स जो रोजमर्रा डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, 5%। दूसरा स्लैब रखें हम 12%, जहां पर हमारे स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हैं। 18% हम रख सकते हैं जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। सो हमको इस तरीके से पहले तो स्लैब्स को एक लॉजिकल, कोहेरेंट और समझने लायक कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एमएसएमई और छोटे लघु उद्योग का एग्जांपल दिया आपको, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई एक जैसे यूपीआई के लिए आपने यूपीआई लाइट लाया, ताकि हमारे जो रिमोट एरियाज में बैठे हुए लोग हैं वो ट्रांजैक्शन कर सके, वो पार्ट बन सके, वो भागीदारी निभा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन की। उसी तरीके से हम क्या जीएसटी लाइट ला सकते हैं, जो बहुत, जिसका रेवेन्यू, जिसका टर्नओवर बेसिकली 1 या 1.5 करोड़ से कम का है, वो जीएसटी लाइट पे अपनी फाइलिंग कर सकता है, टैक्स फाइलिंग। उसके लिए टैक्स बर्डन इजी हो जाएगा कॉम्प्लाई करना। जीएसटी काउंसिल में भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि हमें एक इंडिपेंडेंट फिस्कल रिव्यू कमेटी बनानी पड़ेगी जो जीएसटी को लगातार मॉनिटर करे। ये आज हमने डिस्कस किया, कब 8 साल के बाद हमें चाहिए कि कोई एक एक्सपर्ट की कमेटी हो, इंडिपेंडेंट कमेटी हो, और वो मॉनिटर करे इसकी डेवलपमेंट को, इसके इश्यूज को तुरंत, त्वरित, तत्कालिक रूप से सॉल्व किया जाए। रिफंड्स जो हैं वो हमारे 15 to 20 डेज में वापस ऑटोमेटेड आ जाएं। अगर हमने उसको अप्लाई नहीं किया है तो भी वो खुद से आए, तो रिफंड के लिए जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कॉम्प्लायंस बर्डन में एटलीस्ट टाइम तो सेव होगा। जो पैसा जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ वो ठीक है, बट एटलीस्ट हम टाइम तो सेव कर पाएंगे बहुत ज्यादा। दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट। गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस से हमें सीखना है, हमें अपने इस जीएसटी के स्लैब को कम करना है और इस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को, इस सुडोकू को सॉल्व करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये क्वेश्चन है, एक मेंस का क्वेश्चन है, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वॉज हेल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टैक्स रिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन था ये, सिंप्लीफिकेशन था इस प्रोसेस का, बट इवॉल्विंग चैलेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव डाइल्यूटेड इट्स ओरिजिनल विजन। वो सिंप्लीफिकेशन का जो ओरिजिनल विजन था वो डाइल्यूट हो गया, और वो डाइल्यूट हो गया। Critically examine key issues in India's current GST regime and suggest comprehensive reforms to make GST a truly goods and services tax. Services. It's services tax. Goods and services tax. ठीक है, इसको एज अ सरकाजम राइट नाउ बहुत जगह पे कहा जा रहा है, गेस एंड स्ट्रेस टैक्स, बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन गेसिंग थिंग्स एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। तो हमें इसको सिंप्लीफाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई, री इन्वेंट एंड रीबिल्ड करने की जरूरत है।
सो दोज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो और सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, या आपका कोई दोस्त फ्रेंड तैयारी करना चाहता है, तो हमारा यूपीएससी सीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि आपको इसमें बेसिक से एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाती है, और साथ में जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हो तो ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी करो। वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, और आप देख पाओगे, ट्रैक कर पाओगे कि कितनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज करिए, ART लाइव। और आपको कोई डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कि आपको 26-27 में अटेम्प्ट किस तरीके से देना है, तैयारी कैसे करनी है, तो आप रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, यू कैन रीच आउट टू दिस नंबर सो दैट आपके उस डाउट को क्लियर किया जा सके। बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 7 जुलाई से, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टेंशन हो, आप बिल्कुल मुझसे बात कीजिए, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।